गुड मॉर्निंग क्लास 12। हमारा ड्राइंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। 5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला, यानी कि इंडियन रिनाइसेंस आर्ट। इसका हमारा टॉपिक है द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल, बंगाल शैली का उद्भव व विकास। इस चैप्टर में हम बंगाल शैली का विकास और उद्भव देखेंगे और उसके अलावा जो बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारा पेज नंबर आप देखिए 47। स्टार्ट करते हैं हम बंगाल शैली का उद्भव और विकास। सन 1884 में E.V. हेवल मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बने, प्रधानाचार्य बने। भारत में कांग्रेस की स्थापना होने से जागृति की कुछ लहर आई। हेवल ने भी इसमें योगदान दिया। उन्होंने समस्त संसार का ध्यान भारत की प्राचीन कला की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि, या आप अंडरलाइन कीजिएगा कि क्या कहा उन्होंने, यूरोपीय कलाएं तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, परंतु भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर तथा अपार है। कुछ समय के पश्चात वे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने। यहाँ उनके संपर्क में अविंद्रनाथ आए, जिन्होंने आगे चलकर बंगाल शैली अथवा ठाकुर शैली का सूत्रपात किया, यानी कि बंगाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है, ठाकुर शैली के नाम से। अविंद्रनाथ बाबू की कला पर पश्चिमी, ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल तथा अजंता का प्रभाव था। इन सब शैलियों के समन्वय से इन्होंने एक नवीन शैली का सूत्रपात किया, जिसे बंगाल शैली कहा गया। अविंद्र बाबू ने अनेक शिष्य तैयार किए, जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में कार्य करते हुए इस शैली व कला का प्रचार किया। इसमें नन्नाल बसु, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथ गुप्त, देवी प्रसाद राय चौधरी, उकील बंधु आदि प्रमुख थे। यह आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन से चित्रकार थे। व्यक्तिगत विशेषता होते हुए भी सब पर अवनी बाबू का प्रभाव था। इस शैली की प्रेरणा में के प्रधान स्रोत अजंता, मुगल तथा राजस्थानी चित्र थे। जापान, चीन तथा ईरान की कला का भी इस पर प्रभाव पड़ा। इस शैली में सरलता, स्पष्टता व स्वाभाविकता है। नियमों की जकड़ न होने से इस शैली का प्रत्येक चित्रकार अपनी पृथक पृथक विशेषताओं का विकास कर सका। कोमल तथा गतिपूर्ण रेखांकन ने इस शैली के चित्रकारों ने भारत की प्राचीन चित्रकला तक पहुंचने का प्रयत्न किया। शरीर रचना में यूरोपीय नियमों के साथ साथ प्राचीन सामान्य पात्र विधान का पालन किया गया। रंग योजना कोमल और सामंजस्यपूर्ण रही। रंगों में जल रंगों का अधिक प्रयोग किया, यानी कि इसमें कलर्स यूज किए गए, मोस्टली इसमें वाटर कलर यूज किए गए हैं, जिन्हें कुछ चित्रकारों ने वॉश पद्धति के माध्यम से भरा है। कुछ लोगों ने टेम्परा रंगों का भी प्रयोग किया है। प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं साहित्यिक विषयों के साथ साथ भारतीय घरेलू जीवन के भी कुछ चित्र बने, परंतु तत्कालीन वातावरण पर प्रभाव इस पर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इस शैली का आरंभ एक आंदोलन के रूप में हुआ। प्रारंभ में इसका सर्वत्र विरोधी हुआ, किंतु आंदोलन में भाग लेने वाले कलाकार तथा कला आलोचक दृढ़ता से अपने मार्ग पर बढ़ते रहे और अंत में देश भर में अपना प्रभाव फैलने में सफल रहे। भारत के बाहर भी इनके चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित की गई। पुनरुत्थान काल के इस आंदोलन के वास्तविक महत्व व स्वरूप को जनता को समझाने में श्री हेवल, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी, श्री असित कुमार हल्दर तथा श्री गांगुली आदि के प्रयत्न सराहनीय थे। इस आंदोलन से भारतीयों में राष्ट्रीय शैली का प्रचार बढ़ा। यद्यपि आगे चलकर इस शैली का पतन हो गया और कलाकारों ने अपने अपने व्यक्तिगत मार्गों पर बढ़ना आरंभ कर दिया, परंतु कला की दृष्टि से भारतीय कला के क्षेत्र में बंगाल स्कूल का महत्व है। बंगाल शैली की विशेषताएं क्या क्या थी। यह शैली बहुत ही सरल व स्पष्ट है। रेखांकन के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। रंगों में भड़कीला छाया प्रकाश का प्रयोग न होकर शांत रंग योजना का सहारा लिया गया। रहस्यात्मक वातावरण वॉश तकनीक के आधार पर बनाने की विशेष चित्रण परंपरा का प्रयोग किया गया। छाया प्रकाश का नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने का नंदतिक प्रयास किया गया, लेकिन फोटोनुमा स्वाभाविकता पर जोर समाप्त हो गया था। इस शैली के चित्रों में वास्तु व प्रकृति के प्रखर अलंकारिक रूप का अभाव रहा। आलेखन स्थान के रूप व अंतराल के संबंध में अकबरी या मेवाड़ी परंपरा भी
प्राय चित्रों में एक निश्चित दृश्य को सरल तल व्यवस्था के आधार पर दर्शाने का ही प्रयत्न हुआ। बंगाल शैली में विदेशी कागज व जल रंगों का प्रयोग हुआ। विषय वस्तु में भी इस शैली के पौराणिक कथाओं, सामाजिक जनजीवन व ऐतिहासिक प्रेम कथाओं आदि विषय अधिक चित्रित हुए। इस प्रकार आंदोलन के फलस्वरूप चित्रकला का उभरा स्वरूप पुनर्जागरण चित्रकला, ठाकुर शैली, बंगाल शैली जैसे प्रचलित शीर्षकों से कला इतिहास में प्रसिद्ध है। बंगाल शैली के प्रतिनिधि चित्रकार और उनके चित्र। अब हम उनके चित्रकार देखेंगे, जिसमें पहले नंबर पे है नंदलाल बसु। आचार्य अविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय चित्रकला के जिस आंदोलन को आरंभ किया, उसके बाद उसका सफल नेतृत्व किया उनके शिष्य नंदलाल बसु ने। नंदलाल का जन्म 3 सितंबर 1883 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, कहाँ उनका जन्म हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले में। कला में रुचि के कारण कॉलेज की शिक्षा का त्याग कर कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट में अविंद्रनाथ से कला की शिक्षा प्राप्त की। नंद बाबू ने अजंता बाग गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई, प्रतिलिपियां यानी डुप्लीकेट कॉपीज बनाई, एवं उनके चित्रों में भी उनकी प्रेरणा ग्रहण की। रेखा, भाव, आकार आदि में उनकी शैली अजंता के निकट संबंध रखती है। इनके चित्रों में विषय हिंदू पौराणिक व धार्मिक कथाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं आदि रही। उनके प्रमुख चित्रों में सती, शिव का विषपान, बुद्ध व मेष, दुर्गा, पार्थ सारथी, अर्जुन, संथाल संथालिन, यक्ष व मेघ, गांधी जी की दांडी यात्रा आदि है। ये आप चित्र जरूर याद किए, जो भी चित्रकार है उनके जो प्रमुख चित्र हैं उनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। नंदलाल बहुत शांति निकेतन में कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे। वे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ चीन भी गए और शाही में प्रयोग किए। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए उन्होंने एक विशेष पोस्टर श्रृंखला बनाई, जिसमें नवीन शैली का प्रयोग किया। शांति निकेतन में वे मास्टर मोसाए किस नाम से प्रख्यात थे। नंदलाल बसु को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वे ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य भी रहे। नंदलाल बोस ने शिल्प कथा एवं रूपावली नामक पुस्तकें भी लिखी, जिनमें अपने कला संबंधी विचार प्रस्तुत किए। शिव का विषपान नामक चित्र बंगाल शैली का एक प्रतिनिधि चित्र कहा जा सकता है। चित्र हल्की कोमल लयात्मक रेखाओं में अंकित हुआ है। रेखाएं आकृति, मुद्रा एवं आँख, कान, नाक आदि पूर्णतः अजंता के प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं। वॉश पद्धति द्वारा एक वर्णीय योजना का प्रयोग किया है, जो कि हम पिक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। नंदलाल के बाद लोक शैली का आधार लेते हुए स्वतंत्र, सहज व सशक्त आकारों में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए एक चित्र श्रृंखला तैयार की थी, जिसमें भारतीय लोक जीवन की झांकियां तेज, तीखे, आकर्षक रंगों एवं सशक्त रेखाओं में प्रदर्शित की। ढाकी यानी ढोल बजाने वाला एवं देवी चित्र इस शैली के श्रेष्ठ उदाहरण है। असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार का नाम बंगाल स्कूल के यशस्वी कलाकारों में शामिल है, जिन्होंने कई वर्षों तक लगातार भारतीय कला की सेवा की। अविंद्र बाबू से कला शिक्षा प्राप्त करने के बाद पहले वे शांति निकेतन के कला विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। बाद में उन्होंने जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट एवं लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य पद पर कार्य किया। हलदार के आरंभिक चित्रों में सरस्वती एवं महाकाली प्रमुख है। हलदार ने अजंता, बाग व जोगीमारा गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां भी बनाई। प्रतिकृतियां हुई कॉपीज जो उनकी बनाई है, डुप्लीकेट कॉपी। इनके चित्रों के विषय प्राय पौराणिक रहे। मेघदूत, ऋतुसंहार में महाभारत पर चित्र बनाने के साथ साथ इन्होंने उमर ख़याम की रचनाओं पर भी चित्र बनाए। उनके चित्रों में रेखा, रंग, विधान, मुद्रा अंकन, संयोजन आदि सभी में लय एवं मधुरता है। प्रकाश और लय, कुणाल अकबर, वेद का अध्ययन आदि इनके उल्लेखनीय चित्र हैं। असित कुमार हलदार ने 2 पुस्तकें आर्ट एंड ट्रेडिशनल और ओवर हेरिटेज इन आर्ट लिखी है। ये आप बुक पे भी इनकी अंडरलाइन कीजिएगा। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें कौन सी हैं, जो चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए बड़ी लाभदायक साबित हुई है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय चित्रकला में प्राचीन परंपरा की सांस्कृतिक पैतृक संपत्ति विद्यमान है।
जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि का ठोस बुनियाद है। परंपरा ही हमारी कला की आधारशिला है, जिस पर वर्तमान और भविष्य की कला का मंदिर निर्मित हो रहा है। असित कुमार हलदार के चित्रांकन में लोक कला को परंपरागत चित्रकला में उच्च स्थान दिया। उनका मत है कि जनसाधारण की कला की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उसमें मनुष्य के आदिम कला प्रेम की भावना निहित है और उसमें मनुष्य जाति से संबंध रखने वाले विषयों का प्रतिबिंब है। असित कुमार हलदार का चित्र माँ एवं शिशु अविंद्रनाथ बाबू की शैली में बना सुंदर चित्र है, जो कि हम पिक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं। यह चित्र भी हल्की कोमल रंग योजना एवं कोमल लयात्मक रेखाओं का आकर्षक उदाहरण है। वॉश पद्धति के कारण पीला व लाल रंग भी दूसरे रूप में दिखाई देता है। चित्र की योजना भी सरल है। अग्रभूमि एवं पृष्ठभूमि को सरल रखा गया है। यानी कि अभी हमने 2 चित्रकारों के बारे में पढ़ा है। ये दोनों ही ने ही जो चित्र बनाए वो वॉश पद्धति के अंतर्गत बनाए हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। मोहम्मद अब्दुल रहमान का जन्म 21 सितंबर सन 1897 में मुगल कलाकार परिवार में हुआ। इनके पूर्वज अहमद मुगल शासक जहांगीर के प्रधान वास्तु शिल्पकार थे। चुगताई ख्याति प्राप्त प्रतिभा संपन्न पुनर्जागरण काल के कलाकारों में से एक विशिष्ट चित्रकार रहे। भावनात्मक एवं सौंदर्य दृष्टि से उनके चित्रों का विशेष महत्व है। पशु अंकन मुद्राओं, प्राकृतिक पृष्ठभूमियों की चित्रांकन शैलियों को देखते हुए कुछ विद्वान उनकी कलम को पर्शियन मुगल कहते हैं और कुछ विद्वान ईरानी मुगल कला के नाम से भी संबोधित करते हैं। चुगताई के हिंदू धार्मिक पौराणिक आख्यानों में अनेक चित्र बनाए। उनकी चित्र शैली की विशेषताओं में मुख्यतः प्राकृतिक सौंदर्य, चित्र का आकर्षक संयोजन, सजीव आकृतियाँ, गतिपूर्ण महीन बाह्य रेखाएं, रेखांकन, छाया प्रकाश दर्शाने का प्रयास, आकर्षक मुख मुद्रा, कोमल एवं लयात्मक हस्त मुद्राएं, सुंदर आभूषण अंकन इत्यादि उल्लेखनीय है। उनके चित्रों में आकृतियों के अंकन पर विदेशी प्रभाव भी देखा जा सकता है। उनका चित्र विश्वामित्र इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इसमें अंकित राम और लक्ष्मण के मुख पर केश सज्जा पर जापानी प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। यद्यपि चित्र की पृष्ठभूमि में अंकित वृक्ष इत्यादि पर मुगल कला का प्रभाव अधिक है। उनके कुछ चित्रों पर अजंता कला की छाप दिखाई देती है। चित्रों के आकृतियों में पैरों की लंबाई अधिक है। इस प्रकार की आकृतियों में उषा वंशी युक्त कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते कृष्ण द्रौपदी एवं पांडव चैतन्य की पत्नी इत्यादि है। चुगताई के चित्रों में रंग योजना अत्यंत सुंदर, आकर्षक व लुभावनी है। उनके चित्र रंग संयोजन में सुंदर प्रमाण हैं। चुगताई के चित्रों का अध्ययन करते समय आभास होता है कि उन्हें पद्म पुष्पों से अत्यधिक लगाव रहा होगा, क्योंकि उनके चित्रों में गुलाबी पद्म का अंकन प्रचुरता से किया गया है। कलात्मक गुणों, सौंदर्य, रंग योजना की संयोजन की दृष्टि से होली स्नान के पश्चात देवदासी चित्रलेखा चित्र विशेष उल्लेखनीय है। चुगताई के उत्तरार्धकालीन चित्रों में रंग संयोजन पर कांगड़ा कला शैली के रंगों का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। अनेक कला समीक्षकों ने इन्हें विश्व स्तर पर कलाकार माना। उनके चित्रों की प्रदर्शनियां भारत के साथ साथ विदेशों में भी आयोजित हुई। उनके चित्र इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका व अन्य देशों में संग्रहित है, यानी अभी भी वहाँ पर है। राधिका नामक चुगताई के अपूर्व कला कौशल को प्रस्तुत करने वाला प्रतिनिधि चित्र है, जो कि हम पिक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं। रंगों की मधुरता, रेखाओं का लय और गति अत्यंत प्रभावपूर्ण है। राधिका की भाव भंगिमा एवं मुद्रा भी प्रभावशाली है। चित्र बंगाल शैली का एक उत्कृष्ट चित्र माना जा सकता है। आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 में 1877 में कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। उनके पिता तमिल थे, जो श्रीलंका में जाकर बस गए थे। वे एक बैरिस्टर थे। उन्होंने एक अंग्रेज महिला से विवाह किया था। आनंद कुमार स्वामी के जन्म से कुछ ही समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां उन्हें लेकर इंग्लैंड चली गई, जहां आनंद कुमार स्वामी की शिक्षा दीक्षा हुई।
शिक्षा समाप्त कर आनंद कुमार स्वामी श्रीलंका के एक अधिकारी के रूप में कोलंबो में नियुक्त हुए, जहां उन्हें भारतीय कला व दर्शन के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। भारतीय कला, दर्शन व संस्कृति का अनुराग उन्हें भारत के निकट संपर्क में खींच लाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, कला और दर्शन के विषय में अनेक ग्रंथ लिखे एवं धीरे धीरे वे भारतीय कला के उत्कृष्ट विवेचक के रूप में संसार भर में विख्यात हो गए। आनंद कुमार स्वामी ने 1908 से 1913 तक भारत की अनेक यात्राएं की एवं कलात्मक महत्व के स्थानों पर भ्रमण कर विभिन्न जानकारियां एकत्र की, राजपूत एवं पहाड़ी शैलियों का निरीक्षण किया, व चित्रों का संग्रह किया और 1916 में ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा राजपूत कला पर 2 सचित्र खंड प्रकाश कर भारतीय लघु चित्रण परंपरा को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके भारतीय कला संबंधी लेख उस समय की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। आनंद कुमार स्वामी ने लगभग 20 पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, राजपूत पेंटिंग, डांस ऑफ शिवा। अपनी पुस्तकों एवं लेखों से आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला, धर्म व संस्कृति को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर भारत का गौरव बढ़ाया। भारतीय कला के इतिहास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ईवी हेवल, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन जो भी चित्रकार के बारे में पढ़ा है, उनके जन्म स्थान, जन्म का समय, उनके द्वारा जो बनाए गए प्रसिद्ध चित्र हैं वो जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।